हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। इस पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिए और उसके बाद आप आ जाइएगा इस पार्ट पे जो है पार्ट 3। ठीक है, सो जो हम डिस्कस कर रहे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, मैंने आपको पहले ही बोला है 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया for the Panchayat Raj system in India. Okay, so let us move and see the third part. Okay, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बैकग्राउंड, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमने डिस्कस किया, उसके बाद साइलेंट फीचर्स हमने देखे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के, उसके बाद हमने 11th शेड्यूल भी देखा है और कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी हमने देखा। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी द स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए आर्टिकल 243 के, ये आप याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 243 के बात करता है इलेक्शंस टू द पंचायत्स और यही आर्टिकल बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है ओके फॉर द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। ठीक है, और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम रहेगा? इसका काम रहेगा टू सुपरवाइज, टू डायरेक्ट, to control the elections to the panchayats and also prepare the electoral rolls. So state election commission बनता है अंडर आर्टिकल 243 के। ठीक है, जो आर्टिकल देखता है इलेक्शंस टू द पंचायत भी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम रहता है? इसका काम होता है टू सुपरवाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, अब एक और चीज, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो क्या करेगा? जितने भी मैटर्स रिलेटेड होंगे इलेक्शन ऑफ द पंचायत्स, ठीक है, उसके लिए प्रोविजंस बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आर्टिकल 243 के बोलता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करेगा इलेक्शंस टू द पंचायत एंड ऑल्सो प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। और स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी मैटर्स रिलेटेड होंगे इलेक्शंस टू द पंचायत उनके लिए प्रोविजंस बनाएगा। ठीक है, इसके बावजूद और एक चीज है, दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब जब स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, इसके लिए होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको चूज करेगा, उसको अपॉइंट करेगा बाय द गवर्नर। ठीक है, उसको अपॉइंट करेगा बाय द गवर्नर। और एक चीज, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस होंगे वो भी डिसाइड करेगा गवर्नर। ठीक है, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे टॉपिक में, वो है जो आर्टिकल 243 के हैं, ये मेंटेन करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाता है। कैसे इंडिपेंडेंट बनाता है? देखिए, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं इसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी डिसाइड करेगा गवर्नर। लेकिन इसको अगर रिमूव करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ रिमूव कर सकते हैं इन द सिमिलर मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, सो ये जो प्रोसीजर है टू रिमूव द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये लेंथी प्रोसीजर है, ये हम जुडिशरी में देखेंगे। और अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इट इज अ टफ प्रोसीजर टू रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट। और जो पंचायत इलेक्शन के रिलेटेड है, पंचायत के रिलेटेड है, यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी ऑन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स रिमूव किया जाता है, जैसे एक जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। एंड विद दिस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बॉडी, वो इंडिपेंडेंट बनती है। ठीक है, हालांकि उसको अपॉइंट करता है गवर्नर और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बोलता है गवर्नर, लेकिन उसको गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड इन द सिमिलर मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। एंड दिस प्रोविजन मेक्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टू रिवाइज एंड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements in reference to the Constitution 73rd Amendment Act. पहला, the superintendent's direction and control of all elections to the panchayats are vested in a state election commission. Superintendent's
डायरेक्शन, कंट्रोल, सारे इलेक्शंस पंचायत के ये हैं विथ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद एम्पावरिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू होल्ड पीरियोडिक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये ना है ही यहाँ पे और ना हमने सुना है, सो इट इज अ रॉन्ग वन। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज okay, so option A is correct. Okay, let us move to the second question. Consider the following statements in reference to the Constitution 73rd Amendment Act regarding State Election Commissioner. State Election Commissioner के बारे में ये statements दिए हैं। पहला, he is to be appointed by the governor, ये हमने देखा, he is to be appointed by the governor. His conditions of service and tenure of office shall be determined by the governor, ये भी हमने देखा, ये भी सही है। उसके बाद ही शुड बी एक्स मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसको गवर्नर स्टेट का रिमूव कर सकता है? नहीं, उसको सिर्फ अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता है। बाय द स्टेट असेंबली, ये भी गलत है। थ्रू एन ऑर्डर इशूड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये भी गलत है। थ्रू ए प्रोसीजर सिमिलर टू दैट फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, दिस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। और यही जो प्रोविजन है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाता है इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये कुछ पावर्स एंड कुछ फंक्शंस की बात करता है फॉर द पंचायत्स, ठीक है। सो पावर्स एज वेल एज इट गिव्स सम फंक्शंस टू द पंचायत्स, 73rd अमेंडमेंट देता है। क्या है वो? देखिए, आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243H बात करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायत्स, ठीक है। इसमें पंचायत को पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं और कौन देता है ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर देता है पावर्स एंड फंक्शंस एंड अथॉरिटी टू द पंचायत्स टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा और उसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि that will contain the preparation of plans for economic development and social justice and also implementation of schemes for economic development and social justice, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा जो पावर्स एंड फंक्शंस टू द पंचायत्स हैं वो दिए गए हैं 243G एंड 243H आर्टिकल में, ठीक है। और ये देता है उनको स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, इतना आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेट्स, तो ये पावर देता है स्टेट लेजिस्लेचर, डेलीगेट्स पावर्स एंड फंक्शंस टू द पंचायत। इट इज जो हमने अभी देखा 243G एंड 243H। और एक चीज आपको याद रखना है, इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर जो पावर देता है पंचायत को, ओके, पावर्स एंड फंक्शंस। और ये इसी आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243H में दिए गए हैं। उसके बाद फाइनेंस टू द पंचायत्स, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायत को फाइनेंस होगा वो कहां से आएगा, इसकी भी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या है वो? स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करेगा फाइनेंसेस टू द पंचायत्स। क्या, कैसे? 3 तरीके से। वो ऑथराइज करेगा पंचायत को टू लेवी, टू कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को बोलेगा टू लेवी द टैक्स, टू कलेक्ट द टैक्स, ओके, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है। और उसके बावजूद वो उनको असाइन करेगा टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं और कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उनमें से भी वो उनको टैक्स अपना पोर्शन देगा, ठीक है। उसके बावजूद ये स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, ठीक है। उसके बावजूद जो उनको ग्रांट इन एड मिलेगा टू द पंचायत वो मिलेगा उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर उनको प्रोवाइड करेगा। सो एक तो वो खुद टैक्सेस लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो स्टेट ने लगाए हैं और कलेक्ट किए हैं टैक्सेस, फीसेस एंड टोल्स, उनमें से उसको असाइन कर सकता है। और उसके बावजूद जो ग्रांट इन एड है
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वो भी उनको प्रोवाइड करेगा पंचायत को, ठीक है। सो ये फाइनेंस की बात हो गई पंचायत के लिए। देन मूविंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंस कमीशन, ओके, या स्टेट फाइनेंस कमीशन, आप याद रख लीजिएगा। देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करेंगे, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। हर 5 साल के बाद गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है, अपॉइंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। किस लिए अपॉइंट करता है? ताकि टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत की उसको देखेंगे, और उसके बावजूद जो ये फाइनेंस कमीशन है ये गवर्नर को रिकमेंडेशंस देता है। क्या क्या रिकमेंडेशंस? एक, जो टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस स्टेट लगाता है और कलेक्ट करता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विथ पंचायत्स, और उसके बावजूद कैसे वेरियस टायर्स, 3 टायर्स हैं विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे कैसे एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जाएगा, और स्टेट जो पंचायत है वो कौन से टैक्सेस, टोल्स एंड फीस कलेक्ट करेगा, और जो ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो मिलेंगे उसके बारे में भी रिकमेंडेशंस भेजेगा, ठीक है। उसके बाद सम मेजर्स, कुछ मेजर्स जो जरूरत पड़ेंगे फॉर इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स एंड एनी अदर मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो गवर्नर उनको रेफर करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ द पंचायत्स, ठीक है। अब जब फाइनेंस कमीशन बना आफ्टर 55 ईयर्स, गवर्नर ने इसको अपॉइंट किया और उसके बाद इन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी। अब ये जो सारी रिकमेंडेशंस हैं और इन पे क्या एक्शन हुआ है ये गवर्नर करेगा प्रेजेंट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सो ये गवर्नर और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका भी एक काम है, उसका क्या काम है? टू प्रोवाइड द कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन रहेगा इस फाइनेंस कमीशन का, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या मैनर होगा, किस मैनर में सिलेक्ट किया जाएगा मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ओके। सो विद दिस हमने फाइनेंस कमीशन भी कंप्लीट किया। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस टू cement our concepts. Under which provision does the governor of a state constitute state finance commission to review the financial position of panchayats? किस provision के अंडर गवर्नर constitute करता है state finance commission to review the finance position of panchayats? Under the discretionary powers of the governor, क्या वो उसके जो discretionary powers हैं उसके अंडर उसको अपॉइंट करता है, या बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो रेजोल्यूशन पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, या इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 243I, ओके, और इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास्ड इन द राज्यसभा, या राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन पास होगा उसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। द आंसर इज सी, दैट इज जो गवर्नर अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो करता है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। नाउ टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज द फाइनेंस कमिश्नर ऑफ ए स्टेट constituted under part 9 of the Constitution of India make recommendations to the governor? जो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट है वो जो रिकमेंडेशंस देता है गवर्नर को, तो कौन कौन सी रिकमेंडेशंस देता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बाय द स्टेट, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट एंड पंचायत्स के बीच में टैक्सेस का जो स्टेट ने लगाए होंगे और कलेक्ट किए होंगे। एक स्टेटमेंट ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस विच में बी असाइन्ड टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत्स, जो असाइन करेगा ये टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस, आप सिंपल में याद रखो कौन कौन से टैक्सेस जो हैं, जो टैक्सेस, फीस और टोल्स जो पंचायत्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, लगा सकता है और कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद ग्रांट इन एड टू द पंचायत्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, और जो ग्रांट इन एड मिलेगा पंचायत्स को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सो किन के बारे में ये रिकमेंडेशंस कर सकता है, ठीक है, टू द गवर्नर? द आंसर इज ये सारी चीजों के बारे में रिकमेंड करता है गवर्नर को, और जो ये हमने देखा अभी। उसके बाद
Who recommends to the governor the principles which should govern the distribution between the state and panchayats of the net proceeds of the taxes, tolls, fees leviable by the state which may be divided between them? So it is a very simple, it is जो हमने अभी देखा, it is the state finance commission. Okay, जो taxes, tolls and fees जो state कलेक्ट करता है और लगाता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और पंचायत, इट इज द जो इसके बारे में रिकमेंडेशन करता है, दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन. ओके, जब भी पंचायत की फाइनेंस की बात आएगी, इट इज ऑलवेज स्टेट फाइनेंस कमीशन. ओके, सो पंचायत की फाइनेंस के बारे में बात जब आती है तो इट इज ऑलवेज स्टेट फाइनेंस कमीशन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, एज पर आर्टिकल 243H ऑफ द 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, the legislature of a state may by law provide for making grant in aid to the panchayats from. जो ग्रांट इन एड, यहाँ पे आप ऐसे याद रखो, जो ग्रांट इन एड पंचायत को मिलता है, ये कहाँ से मिलता है उसको, क्या ये उसको मिलता है कंटीजेंसी फंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. सो कहाँ से मिलता है, ये मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. ये आपको याद रखना है. इट द ग्रांट इन एड कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. ओके, नाउ लेट अस टेक सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स. जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होगा, जो मेंटेन होगा अकाउंट और उसका ऑडिट जो होगा, वो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बनाएगा. उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज में इस अमेंडमेंट एक्ट को लागू करना है, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट करेगा वो इन प्रोविजंस को यूनियन टेरिटरीज में लागू करने के लिए, सब्जेक्टेड टू सम एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज ही स्पेसिफाइज. ओके, सो अगर यूनियन टेरिटरी में लागू करना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी. ये आप याद रख लीजिएगा. उसके बावजूद इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ स्टेट्स, 3 स्टेट्स जो है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, इनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी यहाँ पे ये लागू नहीं होगा. और कुछ एरियाज, सम सर्टेन एरियाज लाइक द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, जो स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज होगा स्टेट्स में, वहां पे ये नहीं लगेगा. एंड हिल एरिया ऑफ मणिपुर फॉर विच ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट्स. ओके, हिल एरिया ऑफ मणिपुर जिसके लिए ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट्स. और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए ऑलरेडी बना है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल. अब एक चीज आपको यहां याद रखनी है, एग्जेम्पशन तो दिया है इस आर्टिकल ने 3 स्टेट्स को और कुछ एरियाज को, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो इस एक्ट को, 73rd अमेंडमेंट एक्ट को इन एरियाज में लगा सकता है, इन एरियाज में एनेक्ट कर सकता है, सब्जेक्टेड टू सम एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज द पार्लियामेंट स्पेसिफाइज. और उसी सिलसिले में फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया है जो है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1999. सो इस एक्ट के अंडर पार्लियामेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एग्जेम्प्टेड एरियाज में लगा सकता है. ओके, सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. Who makes provision with respect to the maintenance of accounts by panchayats and auditing of such accounts? It is the legislature of the state. Okay, ये हमने देखा, state legislature provisions बनाता है for maintenance and auditing of the accounts for the panchayats. Okay, उसके बाद 73rd Amendment Act does not apply to which of the following states. किस स्टेट में ये अप्लाई नहीं होता है? It is the मेघालय. ये हमने देखा. ठीक है, सो विद दिस हमने ये पूरा 73rd अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट किया. और इसके बाद हम 2 वीडियोस और लाएंगे जो होंगे सिर्फ और सिर्फ MCQs. अब आपका काम क्या रहेगा, ये तीनों वीडियो जो मैंने इस पे बनाए हैं, तीनों वीडियो आप 1 या 2 बार देख लीजिएगा. और उसके बाद आप जो मैं MCQs पे 1-2 वीडियोस लाऊंगा वो देख लीजिएगा. यूर जॉब इज डन. उसके बाद आपको जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इस पे पूरा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको इसको फिर बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी. ठीक है, सो इफ यू लाइक दीज वीडियोज, प्लीज डू लाइक, प्लीज हिट द थम्स अप बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.